डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से आपका वीडियो में साउंड नहीं आ पा रहा था। उसको ओवरकम करके फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस लेक्चर को, जो 12th में हम लोग आर्ट्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ईंट, मन के एवं अस्थियाँ। और ये टॉपिक का नाम भले ही दिया गया है, जो कि हम लोग को विशेष रूप से पढ़ना है क्या चीज़, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी देना है। आप लोग ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग मन लगा के ऐसे ही पढ़िए और अपना बेहतर रिजल्ट लाइए। आइए हम लोग जो टॉपिक को पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कि साउंड प्रॉब्लम होने से आप लोग का साउंड नहीं आ पा रहा होगा, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। जो हम लोग आगे पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा था ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता थे, उनके आधार पर कितने पार्ट में, 4 भागों में 4 प्रकार के जो अस्थि पंजर मिले हैं। अस्थि पंजर क्या मिले हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मिले हैं, भूमध्य सागरीय मिले हैं, अल्पाइन मिले हैं और मंगोलियन मिले हैं। कहाँ के मिले हैं? 4 मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड मिले हैं, भूमध्य सागरीय मिले हैं, अल्पाइन मिले हैं और मंगोलियाइड मिले हैं। ठीक है, मंगोलियन मिले हैं। आइए हम लोग जो नेक्स्ट है हम लोग पढ़ते हैं कि इसके आधार पर यह संभावना स्वीकार की गई है। क्या माना गया है? सब लोगों ने टीम में माना इस चीज़ को कि ये जो है मिश्रित प्रजाति से बनकर बना। कैसा प्रजाति से बनकर बना? मिश्रित प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। और इनका जो संस्थापक द्रविड़ों को दिया गया है, जो कि द्रविड़ फिर कहाँ चले गए? फिर साउथ में वो लोग पलायन कर गए थे, फिर साउथ में वो लोग चले गए थे। ठीक है, आशा है आप लोग को साउंड मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य विशेषता क्या था। मुख्य विशेषता क्या था? उनका विशेषता क्या था? ये कैसा सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें भारतीय इतिहास में प्रथम नगरीय क्रांति का प्रतीक इसका माना गया है, जिसकी पुष्टि की गई। और पुष्टि की गई कि इस नगर ये बहुत ही बढ़िया क्या था, जो नगरीय सभ्यता के रूप में इसको देखा गया था। और इसके में जो भी अवशेष मिल रहे थे, चाहे जो भी समाज का जो ढांचा था, जो समाज के लोग रह रहे थे, जो मोहल्ले थे या सोसाइटी था, वो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया था। ठीक है, ये कैसा था? शांतिवादी दृष्टिकोण से था। मतलब उत्खनन में ना तो हथियार मिला, ना औजार मिला, ना ही कोई रक्षात्मक चीज़ मिला जैसे ढाल कवच, ये सब चीज़ यहाँ नहीं मिला गया। दूसरी बात है कि जीवन में कैसा था यहाँ पर, ये जैसे मोहनजोदड़ो में कैसा मिला? विशाल स्नानागार मिला, धौलावीरा और जूनीकरण से प्राप्त स्टेडियम मिला, है ना। मोहनजोदड़ो में भी एक ऐसा मिला है, सभा कक्ष मिला है, जहाँ पे सारे लोग संभवतः सब लोग बैठ के कोई जो सामाजिक सामुदायिक जो कार्यक्रम होता था वो किए होंगे। ठीक है, सिंधुवासी लोग पीतल से भी परिचित नहीं थे, लोहा से तो परिचित नहीं थे। ये लोग पीतल से भी क्या थे? परिचित नहीं थे। सिंधुवासी क्या थे? लोहे से परिचित नहीं थे, न उनको पीतल से भी परिचय नहीं हुआ था। और 1050 ईस्वी के आसपास ये जो अंतरजी खेरा जगह है, यहाँ से जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर लोहे का जो साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो कुछ जानकारी का जो मुख्य क्या स्रोत है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? आवास के बारे में देखेंगे, कैसा आवास था। मृदभान मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन है, उसके बारे में देखेंगे। आभूषण के बारे में देखेंगे, औजार के बारे में देखेंगे। मुहरे कैसा था उस समय के, इमारत से मिले हुआ खुदे जो इमारत कैसे थे, खुदाई से मिला हुआ जो सिक्के थे वो सब किस टाइप के थे। ये सब जानकारी के स्रोत है सिंधुवासियों का, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। इसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। ये जो है ये बना हुआ किसका है? ये बना हुआ कैसा है? कांच का बना हुआ है, जिसपे चित्र कैसा है? एक सांड का चित्र बनाया गया। ये सांड का चित्र बनाया गया, ये सब बनाया गया। ये भी चित्र उसी का एक एग्जाम्पल आपको दिया गया। ठीक है, चित्रात्मक पद्धति के था। और ये किस किस एरिया में जो है हड़प्पा जो सभ्यता था, ये जो इंडस वैली है, नदी है ना, सिंधु घाटी, इसके आसपास में बसे हुए थे। ये मोहनजोदड़ो है, ये धौलावीरा का जो क्षेत्र मिलेगा, ये सब जो क्षेत्र मिलेगा उसको हम लोग आगे मैप की दृष्टि से भी देखेंगे। आइए, जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान, जो कुछ अभी वर्तमान पाकिस्तान में चला गया है, जो मुख्य रूप से जो दोनों मिलाकर के हम लोग चीज़ों को देखें तो जो नागेश्वर है, वो नागेश्वर सभ्यता कहाँ? गुजरात से जुड़ा हुआ है। बालाकोट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। चन्हू पाकिस्तान में है। कोट दीजी पाकिस्तान में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगन जो राजस्थान में, जहाँ काली चूड़ियों का साक्ष्य मिले। बनावली हरियाणा में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर नियोजन था और वास्तुकला कैसा था, वास्तुकला और नगर नियोजन था वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नगर योजना के बारे में देखेंगे, सबको एक एक करके हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। भवन निर्माण किस तरीके से किया गया था, सार्वजनिक भवन कहाँ था, है ना, विशाल स्नानागार कैसा का क्या स्वरूप था, अन्न भंडार कैसा था, जल निकासी प्रणाली कैसा था, इन सबको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट करते हैं। जो नगर आयोजना था, जो सड़कें बनी हुई थी, वो सड़कें कैसी बनी? नगर में जो
सर ग्रिड पद्धति का बना हुआ था, चेस बोर्ड जिस तरीके से होता है उस पद्धति का बना हुआ था। भवन के निर्माण पक्की ईंटों का बना हुआ था। ईंट भी 4 तरीके के ईंट के बारे में हम लोग देखेंगे। एक जो ईंट देखेंगे जिसका रेशियो हम लोग को मिलेगा, ईंट जो है मिलेगा हम लोग को रेशियो 4:2:1 के रेशियो में था, है ना। 4 तरह की ईंट के बारे में हम लोग देखेंगे। सार्वजनिक जो भवन था जहाँ पर सामूहिक कोई कार्यक्रम होता रहा होगा वो किस तरीके का था। बहुत बड़े विशाल स्नानागार के बारे में देखेंगे हम लोग। जो अन्न का भंडारण किया जाता था वो जो अन्न का जो भंडार गृह था उसका जो रास्ता था, जो प्रवेश द्वार था वो नदी के मुहाने था। संभवतः नदी से जो आता था अनाज नदी के रास्ते आता था, इसलिए शायद वहाँ का जो अन्न भंडार है उसका रास्ता नदी की तरफ रखा गया होगा। जल निकासी प्रणाली में देखा पक्की ईंटों से बनाया गया था, जिप्सम वगैरह का उपयोग करके काफ़ी तरीके से नदी को ढक करके जो नाला था सड़क के साइड में बनाया गया था। और जो नाले थे नाला में जहाँ तहाँ गड्ढा किया गया था ताकि जितने भी जो कचरा हो वो कचरा क्या हो गड्ढे में बहे, नाला क्या हो प्रॉपर तरीके से काम करता रहे, वाटर जो है ओवरफ्लो ना हो, जाम नहीं हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि नगर योजना में बस्तियाँ किस तरीके से। तो इस पर दुर्ग थे और दूसरा क्या थे, निचला शहर था। दुर्ग में कहा जाता है कि वो ऊँची ईंटों के चबूतरे पर बने हुए थे और ये कहा जाता है कि विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोग करने के लिए ये दुर्ग बना हुआ था। और जो निचला शहर था वो आवासीय भवनों से जुड़ा हुआ था। जो निचला जो था वो दीवालों से क्या किया गया था, घेरा गया था। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे भवन जो ऊंचे चबूतरे पर भी बनाए गए थे। इस टाइप से नगर जो योजना पद्धति के सिंधु घाटी सभ्यता का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ दृश्य को लगाए हैं जिसको समझने में आपको आसानी होगी। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है और जो गलियां हैं उसके बारे में क्या था, वो सड़कें और गलियां समकोण पर कटती थी जिसके कारण पूरा नगर क्षेत्र कैसा हो गया था, आयताकार भाग में विभक्त हो गया था। इसको जाल पद्धति कहिए, ग्रिड पद्धति कहिए, ऑक्सफोर्ड पद्धति कहिए या चेस बोर्ड पद्धति कहिए, इन सब के जैसा वो दिखता था। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। बनवाली में सड़कों पर गाड़ियों के पहियों के निशान मिले हैं और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे जो सड़कों को पक्की बनाने के प्रयास का जो साक्ष्य है वो कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा में मिला, राजस्थान में मिला है। सड़क के किनारे किनारे पानी निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। नालियों में ढक्कन की सुविधा थी। ढक्कन को नालियों के फर्श को जो नालियों के जो थे वो नाली के उसको क्या किया जाता, ढका जाता था। और नालियों में थोड़ी दूर पर शोषक कूप के रूप में काम किया जाता जिसमें गंदगी रुकती थी और पक्की ईंटों का बहुत अधिक मात्रा में इस नाली को बनाने में उपयोग किया गया था। आप लोग अच्छे से सबको 1-2 बार पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। आपको एग्जामिनेशन में कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे आपको कंपटीशन में प्राचीन भारत का इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंपटीशन के लिए, हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में भी आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में जो भवन निर्माण था वो कैसा था, भवन कैसा था, घर कैसा था। तो मकान का जो योजना था उसमें कैसा था, आंगन था, आंगन में शौचालय था, घर में स्नानागार था, रसोई घर था, शयन कक्ष था, सोने का कमरा था और अन्य रूम भी बने हुए थे। मतलब बिल्कुल डेवलप तरीका से उस चीज़ को बनाया गया है, बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया था। घर में क्या थे, बहुत नींव जो थे काफ़ी मजबूत बनाए गए थे ताकि मकान ऊँचा भी रहे, पूरी तरीके से सुविधा मिला हुआ था, जैसे हवा प्रॉपर घर के अंदर आए, सफाई भी अच्छे से हो और सूर्य का प्रकाश भी पूर्ण रूप से हो। ठीक है, मकान जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते थे। मकान के दरवाजे सड़कों की ओर खुले रहते थे और मकान का प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुलते थे। पिछले दरवाजे से आना जाना लोग का ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, जो जिसके कारण बाहरी जो था ना, बाहरी हलचल शोरगुल और प्रदूषण से सुरक्षित रहा होगा। इसलिए मकान को क्या किया होगा, लोग सड़क की तरफ नहीं खोलकर सड़क के अपोजिट साइड में गलियों की तरफ लोग खोलते थे। सड़क के किनारे किनारे पानी की निकासी की व्यवस्था, नालियाँ बनी हुई थी जो हम लोग ऊपर देखे, उसमें फर्श से बिल्कुल ढका गया था। और शोषक कूप बीच बीच में क्या किए गए थे, लगी गए थे। नालियाँ जो थी वो पक्की ईंटों का प्रयोग अधिक मात्रा में इसके लिए किया गया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, है ना। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन का व्यवस्था किया गया था। जब समाज वहाँ का जो सोसाइटी में कुछ विशेष तौर पर या जो सामाजिक कुछ कार्यक्रम थे उसके लिए भी चीज़ बने हुए थे जो कैसा थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में बांटा गया था। ऊपरी हिस्सा में सार्वजनिक भवन और निचले हिस्सा में व्यक्तिगत आवास थे। जो दुर्ग थे वो सार्वजनिक भवनों के लिए थे और जो आवास थे वो निचले हिस्सा का पार्ट था। ठीक है, सार्वजनिक भवन में कहा, उसको सार्वजनिक भवन में जो राजकीय भवन के अवशेष मिले हैं, जो शायद वहाँ के जो शासन करने वाले या राजा जो भी लोग रहे होंगे उस समय के, उनका अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो से। यहाँ से मिला, ये मोहनजोदड़ो से मिला है।
70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा ये मकान का एक स्मारक का जो मिला है, इस काल की बहुत काफ़ी ज़्यादा संपन्नता को दर्शा रहा था। और वहीं पर 71 मीटर लंबा और 71 मीटर चौड़ा ही एक वर्गाकार कक्ष मिला है, जिसमें कितने स्तंभ लगे हुए थे? 20 स्तंभ लगे हुए थे। ये शायद जो इसका उपयोग किया गया होगा आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन और सामाजिक आयोजन, इन सब चीज़ों के लिए शायद किया जाता रहा होगा। इस टाइप के कहाँ पे मिले? हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग जो है उसके उस जगह पे मिला है। हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ा जो क्या मिला है? स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विशाल स्नानागार का ये जो है फोटो दिया गया है, सीन दिया गया है विशाल स्नानागार का, जिसमें सीढ़ी भी बना हुआ है, सारे सीढ़ी पक्की ईंटों का बना हुआ है। ये यहाँ से भी इस पिक्चर के द्वारा भी आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। स्नानागार का जलाशय किले में स्थित होता था और 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा इसका तल पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी स्नानागार में। और इसका जो सीढ़ी था वो किससे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। स्नान कहा था कुंड के चारों ओर, कुंड के चारों ओर क्या बने हुए थे? कुंड के चारों ओर जो है स्नान करने वाली जगह पे कुआं बना हुआ था। और ऐसा पद्धति था कि जो गंदे पानी का भी निकासी होता था और साफ पानी भी उस स्नानागार में आता था। ठीक है, गंदा पानी के लिए बड़ी नालियों के माध्यम से शहर से कहाँ निकाला जाता था? इसको बाहर की तरफ निकाला जाता था। इस तरीके से सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता है उसको क्या किया गया था? डिजाइन किया गया था। स्नानागार की दीवारों से निर्माण में सीलन से बचने के लिए, जो डैम्प होता है उससे बचने के लिए डावर या तारकोल का प्रयोग किया गया था। और पूरे स्नानागार में कितने प्रवेश द्वार थे? 6 प्रवेश द्वार होते थे। स्नानागार में गर्म पानी की भी व्यवस्था थी, मतलब नहाने के लिए जो होता था, जिसमें क्या होगा? गर्म पानी का भी व्यवस्था रहा होगा। जैसे आज के समय में स्विमिंग पूल का व्यवस्था है, उसी के समय के आप स्नानागार को आप समझ सकते हैं। इस स्नानागार के बारे में जो अमेस्ट मैके है, अमेस्ट मैके कहते हैं कि यह स्नानागार पुरोहितों के लिए रहा होगा। किसके लिए रहा होगा? पुरोहितों के लिए होता रहा होगा। इस टाइप के बात को कहे वो। आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो अन्न भंडार है वो कैसा था? अनाज को रखने का जो तरीका था वो किस तरीके से था? जिस तरीके से रखते थे वहाँ पर लोग देखिए। राजमार्ग में 6 पंक्तियों वाले अन्न भंडार मिले हैं, जिसका लंबाई 18 मीटर चौड़ा, 7 मीटर लंबा। और इसे मुख्य द्वार जो था वो किससे जुड़ा हुआ था? ये मुख्य द्वार किससे जुड़ा हुआ था? ये नदियों से जुड़ा हुआ था, नदी की तरफ खुला हुआ था। जो सामान जल मार्ग से आता रहा होगा ये अन्न भंडार में, जल मार्ग के द्वारा अनाज को ला करके और इस अन्न भंडार में एकत्रित किया जाता रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके थी। किस तरीके थी आइए उसको देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति कैसी सभ्यता है? तो नगरीय सभ्यता थी। जीवन स्तर नगरीय सभ्यता के लोग का क्या रहता है? हाई स्टैंडर्ड लिविंग होता है। गंदा पानी जो सड़क के बने हुई नालियों से लेकर शहर से बाहर चला जाता था। नालियों में एक ऐसा ईंट था भाई, पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था, उसका प्लास्टर भी किया गया था। और प्लास्टर करने में, ताकि प्लास्टर काफ़ी जो नाला काफ़ी टिकाऊ हो, चूना, मिट्टी और जिप्सम का उपयोग किया गया था। किसके साक्ष्य मिले हैं? चूना और मिट्टी और जिप्सम के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर एक प्रोफेसर है रामचरण शर्मा कहते हैं, ये रामचरण शर्मा की एक जो रामचरण शर्मा है, उनका एक बुक भी है प्राचीन भारत का इतिहास, जो BPSC UPSC के लिए वो काम आता है। जो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए हिस्ट्री का बुक है ना। ये कहते हैं कि इस युग की किसी भी दूसरी सभ्यता ने इतना सफाई और इतना बढ़िया तरीके से जो है हड़प्पावासी जिस तरीके से रहते थे, दूसरी सभ्यता में ऐसा नहीं देखने को मिला, जिस बेहतर तरीके से ये लोग रहते थे। बहुत से ईंटों का प्रयोग किया गया और ईंटों कहें कि 4 प्रकार की ईंटें थी। आयताकार ईंटें थी। कैसा ईंटें थी? आयताकार ईंटें थी, जिसका जो रेशियो है कैसा रेशियो है? इसका जो रेशियो है, इसका जो ईंट का रेशियो है, मान लीजिए ये 4 इकाई लंबा है, 2 इकाई चौड़ा है, तो 1 इकाई क्या है? 1 इकाई मोटा है। ठीक है, ऐसे एल प्रकार की भी ईंट थी। कैसे ईंट थी? एल प्रकार की ईंट थी। ये एल प्रकार की जो है ईंट, ये भी एल प्रकार की भी ईंटें थी। उसके बाद नोकदार ईंटें थी, जिसका प्रयोग कुआं बनाने में किया जाता था। एल प्रकार की ईंट कोने में किया जाता था, जैसे कोना बनाना है उसके लिए किया जाता था। फिर नोकदार ईंटा का बनाया जाता था। जो नोकदार ईंटें कहाँ उपयोग किया जाता था? कुएँ बनाने में उपयोग किया जाता था। कुआं बनाने में उपयोग किया जाता था। और एक ईंट बनाया जाता था, टी शेप का ईंट था, जिसको सीढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता था। किस बनाने में? सीढ़ी उपयोग का। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में 4 तरह का ईंट का डिजाइन देखने को मिला है और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग था ईंट का। ईंट से निर्मित जो कालीबंगा में फर्श भी मिले हैं। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। इससे ये साक्ष्य मिलता है, ये चंद्रधरो सभ्यता से मिला है, जिससे ये साक्ष्य मिलता है कि उस समय के सभ्यता में क्या थे? जो बिल्लियाँ भी थी और जो कुत्ते थे वो सभी क्या थे? घर के आसपास रहा करते थे, जिस तरीके से आज के समय में रहते हैं। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सामाजिक जीवन को कैसे देखेंगे, सामाजिक संगठन कैसा था, किस टाइप के लोग भोजन करते थे, वस्त्र कैसा पहनते थे, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन की कैसी व्यवस्था थी, मनोरंजन कैसा था, टेक्निकली माने प्रौद्योगिकी कैसा रहा होगा उस समय का, लोग मरते रहोगे तो उनका अंतिम क्रियाक्रम किस तरीके से किया जाता रहा होगा, और बीमार पड़ते होंगे तो चिकित्सीय जो विज्ञान होगा वो किस तरीके से रहा होगा। आइए एक एक करके इस चीज़ के बारे में जानते हैं। ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एग्जाम है ही, लेकिन इन सब चीज़ हमारा अतीत है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी रखना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक संगठन कैसा था उसके बारे में देखिए, तो इसके बारे में कहें गार्नर चाइल्ड एक जो है इतिहासकार है, वो कहें समाज 4 भागों में विभक्त था। शिक्षित वर्ग थे जिसमें पुरोहित, चिकित्सा, जादूगर और ज्योतिष आते थे। दूसरा वर्ग योद्धा और सैनिक का था, जिसको दुर्गों में उपस्थिति के अवशेष मिला, जो दुर्ग में रहते थे, है ना। और जो एक व्यापारी और दस्तछाड़ थे, जो जैसे बुनकर, कुम्हार, स्वर्णकार, ये सब लोग को उस श्रेणी में रखा गया था। और चौथे थे श्रमिक और किसान, जिनका काम था टोकरी बनाना, मछली पकड़ना, खेती बाड़ी का काम, ये सब चीज़ का काम वो करना। ये 4 तरीके के क्या थे, ये 4 तरीके के भागों में समाज बटे हुए थे। समाज में इन 4 कैटेगरी में बांटा गया था। ये कौन कहते हैं, इतिहासकार गार्नर चाइल्ड के द्वारा बताया गया। हड़प्पा सभ्यता में भोजन करने वाले कैसे लोग थे, तो जो करते थे वो शाकाहारी भी लोग थे। कैसे लोग थे, शाकाहारी भी थे और क्या थे, मांसाहारी लोग भी थे। मांसाहारी, शाकाहारी भी थे और क्या थे, शाकाहारी थे और क्या थे, मांसाहारी थे, या सर्वोहारी भी कह लीजिए, उसको सर्वोहारी कह लीजिए। सर्वोहारी कहना ज़्यादा अच्छा है, सर्वोहारी, ठीक है, सर्वोहारी भी थे। जैसे क्या क्या खाते थे वो, गेहूँ, चावल, जौ, तेल, मटर, सब्जियाँ, और मांसाहारी भी थे इसमें, जिसमें कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, ये सब भी पालने का जो है, ये सब चीज़ का भी जो मीट लोग खाते थे, मांस खाते थे। इस काल के जो चित्र है उसमें दिखा गया कि खजूर, अनार, तरबूज, नींबू, नारियल आदि के फल का चित्रण किया गया है। इसका पता चलता है कि इन सब फलों का उपयोग सैंधववासी किया करते रहे होंगे। इस प्रकार सैंधववासी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। जो साक्ष्य मिला उसके आधार पर कहा गया कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र कैसा था, तो वस्त्र कहा गया कि सूती वस्त्र जो है, सूती वस्त्र, और सीजन के हिसाब से क्या कहते हैं, सूती वस्त्र के साथ साथ कैसा अलग अलग जो वस्त्र पहनते थे, हर एक ऋतु में भिन्नता थी उनमें। महिला और पुरुष जो है उनका वस्त्र अलग अलग था। धोती पहनते थे पुरुष लोग, पगड़ी, दसाले जो कुर्ता कहा जाता है, और महिलाओं घाघरा और साड़ी पहनती थी। और चन्हुदरों से प्राप्त मूर्ति में क्या मिली है, पगड़ी मिली है। चन्हुदरों से जो प्राप्त एक मूर्ति है, जिसमें मूर्ति में क्या बंधा हुआ था, पगड़ी का साक्ष्य मिला है ना। और हड़प्पा सभ्यता में कैसा था, लोग आभूषण और सौंदर्य जो प्रसाधन है वो भी यूज़ करते थे। जैसे कहा जाता है कि जो आभूषण है वो पुरुष भी पहनते थे, महिला भी पहनते थे। और जो ब्यूटी पार्लर का जो काम है, मेकअप का सामान, जिसका सौंदर्य प्रसाधन, वो दोनों काम करते थे। जो पैसे वाले लोग थे वो ज़्यादातर सोना चांदी का ये सब चीज़ पहनते थे, और जो सामान लोग थे वो तांबे कांसा की हड्डियों से बने हुए आभूषण को पहनते थे, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, दोनों ही सौंदर्य प्रसाधन के सामग्री का उपयोग करते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़िया, बाजूबंद, हार, ये सब चीज़ सारा लोग माने सब लोग यूज कर, जो ये थे आभूषण जो पहनते थे, जो पैसे वाले थे, मतलब धनी व्यक्ति थे, वो सब इस तरीके के पहनते थे। और जो सामान लोग थे वो तांबे से बने हुए चीज़, कांसे से बने हुए और हड्डी से बने हुए आभूषण का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन का क्या साधन था, तो देखिए मनोरंजन के लिए लोग मछली पकड़ते थे और शिकार करते थे। इनका प्रिय मनोरंजन ये दोनों था। फिर जानवर का भी दौड़ लगाना, जो रुंझुने, सीटिया और शतरंज का खेल, ये सब चीज़ इनका काफ़ी प्रिय था। इसके अलावा पत्थर और सीप की गोलियों से खेलते थे ये। खुदाई में पशुओं की मूर्ति, बैलगाड़ियाँ, 2 पहिए वाला तांबा का रथ मिला है। नृत्यांगना की मूर्ति मिली है। जो नृत्यांगना की मूर्ति मिला किसका बना हुआ था, ये कांसा का बना हुआ था। इससे ये साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पावासी नाच गाना के क्या थे, शौकीन थे। नाच गाना का पद्धति उस समय भी था। अब आते हैं प्रौद्योगिकी कैसी थी उस समय। प्रौद्योगिकी कैसी थी, तो लोग धातु कर्म का निर्माण करते थे। धातु कर्म का अयस्क से क्या बनाते थे, धातु कर्म का निर्माण करते थे। और क्या करते, मिश्रित धातु का निर्माण करते थे, जिसमें तांबे में चांदी और टीन मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा बनाते थे। तांबे में चांदी और टीन मिला क्या बनाते थे, कांसा। इसलिए कासीन युग भी कहते हैं मुख्य रूप से धातु कर्म में, ये कासीन युग इसीलिए कहा जाता है। अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती थी, राजस्थान के प्रांत खेरी, जो खेरी में झुंझुनू है, और बिहार प्रांत के हजारीबाग में होता था। जो हजारीबाग अभी कहाँ है, झारखंड में है, यहाँ से होता था। और चकमक पत्थर के बाट थे और नालिकाकार बम बनाते थे, जो किसके काम में आता था, नापने तोलने के काम आता था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पावासी जो थे उनका जो मृतक कार्यक्रम, जो अंतिम कार्यक्रम, जिसको अंत्योष्टि क्रिया कहते हैं, वो किस टाइप से करते थे, ठीक है, किस टाइप से करते थे।
हड़प्पाकालीन नगर जैसे जहाँ मोहनजोदड़ो है, बनावली है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, इन सब में शमशान के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले? शमशान के साक्ष्य मिले, शमशान के अवशेष मिले हैं। अब सर जॉन मार्शल जो है, इनके अनुसार कहना है कि इसे 3 भागों में विभक्त किया गया। किस भागों में विभक्त किया गया? 3 भागों में। एक है पूर्ण समाधान, फिर है आंशिक समाधान और दाह्य समाधान। क्या है ये देखिए, हम लोग पूर्ण समाधान को देखते हैं। पूर्व समाधान किस तरीके का था? शव को उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाया जाता था। किस तरीके से? उत्तर से लेकर दक्षिण को। लेकिन कुछ ऐसे भी शव हैं जिसको दक्षिण से लेकर उत्तर को क्या किया गया है? दर्शाया गया। हड़प्पा में कब्र ऐसी मिली है जो दक्षिण से किसकी ओर है? उत्तर की ओर दफनाया गया है, और इसको ताबूत में रखा गया है। मतलब इसका पहचान विशेष कब्र के रूप में किया गया। किसके रूप में किया गया? विशेष टाइप के कब्र के रूप में किया गया है। लोथल में पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है। लोथल में कैसा मिला है? पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने का अवशेष मिला है। सब करवट के रूप में है। कैसे रूप में है? करवट के रूप में, मतलब बाईं तरफ या दाईं तरफ उसको लिटाया गया, सबको लिटाया गया। लोथल से ही युग्म शव, मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ जो दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। इससे पता चलता है कि उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। मतलब सती प्रथा प्रचलन का ये दिया गया कि सती प्रथा में होता है कि जिस स्त्री का पुरुष एक्सपायर कर जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनके साथ स्त्रियों को भी क्या कर दिया जाता था? दाह संस्कार में जला दिया जाता था, और जो जिनको दफन करना है उनके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा से मिला सबसे बड़ा कब्रिस्तान, जिसका जो है, जिसको कैसा संज्ञा दिया गया है? R37 की संज्ञा दी गई है। R37 की संज्ञा दी गई, नाम दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जहाँ H कब्रिस्तान की संज्ञा दी। किसका? कौन सा कब्रिस्तान का संज्ञा दिया गया है? H कब्रिस्तान का संज्ञा दिया गया। जो कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है उसको R37 की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा संस्कृति में एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें और क्या उसको दिया गया? H कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई। दोनों कब्रिस्तान के नाम। आइए अब हम लोग देखते हैं आंशिक जो है समाधान है, आंशिक समाधान, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबको पशु पक्षियों द्वारा खाने के बाद बचे हुए अवशेषों को दफन कर देते थे। सबको क्या करते थे? कोई आदमी डेथ बॉडी हो गया, उसको कहीं साइड में ले जाके एक जगह रख दिए, पशु पक्षी जो है खा लिए, जो बच गया फिर उसको क्या किए? वो उसको क्या किए? दफन कर देते थे, है ना। एक था दाह्य कर्म, जिसको क्लेश समाधान कहते थे। दाह्य के पश्चात बचे हुए अवशेष को किसी कलश या मंजूषा, है ना, कलश या मंजूषा बर्तन में रखकर क्या करते थे? उसको दफनाए थे। पहले जलाते थे, जलाने के बाद जो बच जाता था उसको किसी कलश या मंजूषा में कलश या मंजूषा में रख करके उसको क्या करते थे? फिर उसको जमीन के अंदर में दफन कर देते थे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि 3 तरह के समाधान देखे। पूर्ण समाधान देखे। पूर्ण समाधान में देखे कि ज़्यादातर जो समाधान था वो कैसा था? उत्तर से दक्षिण की ओर था। फिर जो विशेष रूप से था वो क्या मिला? दक्षिण से उत्तर की ओर मिला। एक जगह मिला जहाँ से कहा था पूर्व से पश्चिम की ओर भी मिला। फिर मिला जहाँ युग्म समाधान था। कहीं कहीं कैसा जो आंशिक समाधान था उसमें डेथ बॉडी को क्या कहते? पशु पक्षियों के द्वारा ऐसी खा जाने के बाद जो भी अवशेष बचते थे उसको क्या किया जाता था? उसको दफन कर दिया जाता था। और एक मिला जो क्लेश समाधान, जो दाह के पश्चात, मतलब अग्नि द्वारा उसको जलाने के बाद क्या हुआ? किसी कलश या मंजूषा जो कोई बर्तन है उसमें रख करके क्या कर देते थे? फिर से क्या कर देते? दफन कर देते थे। हड़प्पा सभ्यता में चिकित्सा विज्ञान कैसा था उसके बारे में देखते हैं। किसके बारे में? चिकित्सा विज्ञान के बारे में देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान में जो हेल्प कर, तबीयत खराब होने पर जो हेल्पफुल होता था उस समय के लिए क्या था? जड़ी बूटी थे, फल थे, वृक्षों के पत्ते थे, विशिष्ट प्रजाति के वृक्षों के फूल थे, रस के सेवन किया करते थे लोग। हिरणों के सींग को चूर्ण बनाया जाता था। समुद्र के फेन झांग से अभी औषधि बनाई जाती थी। और शिलाजीत, इन सब चीज़ों का लोग सेवन करके अपना बीमारी को ठीक करते थे या सेहत का ध्यान रखते थे। हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसा था? कैसा आर्थिक जीवन था? आर्थिक जीवन का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखिए। तो आर्थिक जीवन किस किस चीज़ पर निर्भर था? कृषि पर था, पशुपालन पर था, है ना, व्यापार पर था, कुटीर उद्योग पे था, और माप तौल के बाट पे था। और देखिए सबको एक एक चीज़ करके हम लोग देखते हैं। और बाजार जो उस समय का रहा होगा उस पे देखे होंगे। ये 2 जो आपको दिया गया है ये सब आपको दर्शाया गया है किस टाइप के उस समय का बाजार था, उसका दृश्य है जिसको आप समझ सकते हैं, है ना। जौ, गेहूँ, मटर, खजूर, कपास, तरबूज, तिल, राई, सरसों जैसे फसलें उगाई जाती थी। इसका उत्पादन फावड़ों से तो नहीं मिला, लेकिन हल के अवशेष कालीबंगा से मिला है। किससे मिला है? कालीबंगा से हल का अवशेष मिला है। ठीक है। फसलों को पाषाण से काटने के लिए हाशिए का प्रयोग किया था। पाषाण मतलब पत्थर, है ना, पत्थर के हंसुआ का साक्ष्य मिला है। अनाज को धोने के लिए 2 पहिए वाली गाड़ियों का प्रयोग मिला है। धोने नहीं, ढोने के लिए
किसके लिए? ढोने के लिए 2 पहिए वाला जो वाहन है उसका जो है साक्ष्य मिला है। बैल सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख पशु था। बैल सिंधु सभ्यता का क्या था? सबसे प्रमुख पशु था। अब हम लोग आगे देखते हैं पशुपालन। क्या देखते हैं? पशुपालन को देखते हैं। बकरी भेड़, क्या पशुपालन में कौन कौन चीज़ उपयोग था? बकरी भेड़ सुअर भैंस बैल पालते थे। क्या क्या पालते थे? बकरी पालते थे, भेड़ पालते थे, सुअर पालते थे, भैंस पालते थे, बैल पालते थे, ये सब चीज़ को पालते थे। और बैल के रूप में सांड प्रमुख पशु था, जिनका आप जो आयताकार या वर्गाकार जो ये था मोहरे थे उस पर छाप भी देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त लोग क्या पालते थे? हाथी पालते थे। और घोड़े कैसे परिचित नहीं थे, वो कुत्ते और बिल्ली को पालते थे, जिसका साक्ष्य हम लोगों ने देखा भी था कि इसका साक्ष्य मिला था कि भागते हुए बिल्ली और कुत्ते का साक्ष्य मिला था ईंट के ऊपर, है ना। साथ ही तोता पालते थे, मयूर मूंगे पालते थे, भालू चीता खरगोश हिरन बत्तख हिरन, इन सब चीज़ों को वो पालते थे। और देखिए आदि के चित्र उनकी मूर्तियों के चित्रों में अंकित है ना, परंतु अवशेष नहीं है। मतलब मूर्ति मिला है लेकिन ऐसा कोई अवशेष नहीं मिला है, अवशेष नहीं मिला है। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु जो सभ्यता है वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का क्या प्रणाली था, किस टाइप के व्यापार कैसे क्या किया जाता था। हड़प्पा के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। किसको? व्यापार को अधिक महत्व देते थे। नाप के लिए शीशे की पटरी का प्रयोग करते थे। किसके लिए? शीशे की पटरी का उपयोग करते थे। चनुदारों में उत्खनन से प्राप्त पत्थरों का एक बाट मिला है। किसका मिला है? पत्थर का एक बाट मिला है। कहाँ मिला है? चनुदारों में मिला है। और उसका बाट का प्रयोग का क्या मिला? कारखाना मिला है। समाज के अनेक व्यापारी वर्गों के लिए रहते थे। समाज में जो अनेक व्यापारी वर्ग थे, है ना, जितने भी जो समाज में जो बहुत सारे व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, जिसका कार्य केवल व्यापार या व्यवसाय से होता था। इसमें कौन थे? कुम्हार थे, बढ़ई थे, सोनार थे, ये सब लोग क्या थे? प्रमुख थे। आर्थिक व्यापार के अतिरिक्त इनका ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक के साथ क्या था? व्यापारिक संबंध था। इन सब जगहों से उसका व्यापारिक संबंध था। मतलब दूर दूर जगहों से में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका हड़प्पाई जो सैंधव सभ्यता थे, उनका व्यापारिक संबंध थे, है ना। आंतरिक व्यापार वस्तु जो विनिमय, वस्तु विनिमय कह लीजिए। क्या करिए? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तुओं को विनिमय, है ना, मीन्स वस्तुओं का आदान प्रदान द्वारा बिजनेस करना होता है। वस्तु विनिमय के माध्यम से जिनकी बाहरी व्यापार मोहरों से किया जाता था, मतलब आंतरिक व्यापार हुआ वस्तु के विनिमय से, और बाहरी व्यापार किससे किया जाता था? मोहर के द्वारा किया जाता था। दूर देशों में जहाज रानी का प्रयोग किया जाता था। किसका उपयोग किया जाता था? जहाज़ों के द्वारा आता जाता, लोग पानी के जहाज के सहारे लोग आते जाते थे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम लोग जो पिछला स्लाइड था उसमें मार्केट का एक जो दृश्य देखे थे, ये जहाज है और ये अन्नागार है, जहाँ से जहाज से उतार करके अन्नागार में वो सब चीज़ को रखा जाता था। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। ये मार्केट का आपको एक दृश्य दिखाया गया किस तरीके से तौल वगैरह करके और चीज़ें किया जा रहा है। कुम्हारे के द्वारा चाक से निर्मित मिट्टी की मूर्तियाँ, खिलौने, बर्तन और ये सब चीज़ जो ईंटों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता था? कुम्हारों के द्वारा किया जाता था। और इस काल में हाथी के दांत, सीपों, धातु से विभिन्न आभूषण क्या किए गए थे? बनाए गए थे। माप तोल बाट में क्या था? मेजरमेंट कैसे करते थे? मापते कैसे थे? अब देखिए, तोल के लिए तराजू और बाट सम्मिलित थे। तौलने के लिए चिकने पत्थर से बाट का निर्माण किया जाता था, है ना। इसमें क्या, किस नाम का? चौट नामक पत्थर से वाट का निर्माण किया जाता था। किसके से? चौट नामक के पत्थर से तराजू पर जो तौलने के लिए बाट का निर्माण किया जाता था। ये सबसे बड़ा वाट का वजन कितना होता था? 375 ग्राम होता था। सबसे बड़ा वाट का वजन होता था 375 ग्राम था। और सबसे छोटे जो वजन का वाट था वो 0.87 ग्राम था। 0.87 ग्राम का था, मतलब आज के समय 100 ग्राम से थोड़ा कम। ठीक है, ये आधा केजी से कम हुआ। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक लोग कैसे थे वो देखिए। ये मातृ देवी की उपासना करते थे, है ना, मातृ देवी की उपासना करते थे। शिव या परम पुरुष की आराधना करते थे, है ना। ये वृक्ष की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे। शिव का ये है ना पशुपतिनाथ की पूजा कहा जाता है। क्या आ जाता है? पशुपतिनाथ करके, पशुपतिनाथ का ये मिला, साक्ष्य मिला। पशुपतिनाथ का पूजा करते थे, जिसको पशुओं का देवता कहा गया है। और ये लिंग पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे। मातृ देवी का जो पूजा था, आइए सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो है ये मातृ देवी का पूजा है। मातृ देवी का जो पूजा, देवी की पूजा या उपासना किस तरीके थे। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का अभाव था, मतलब मंदिर के साक्ष्य न के बराबर मिले, नहीं मिले हैं। उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिससे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक नगण्य नारी की मूर्तियाँ मिली है। बहुत तरह के कैसे मूर्ति मिली है? नगण्य स्थिति में, है ना, नग्न नारी की मूर्तियाँ मिली है। मातृ देवी के अनेक चित्र ताबीज में, मिट्टी के बने बर्तन में, मोहरों में अंकित मिला है।
है, इसमें यह पता चला है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती है। कैसा की जाती है? मातृ देवी की उपासना की जाती है। नोट में प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी एक इतिहासकार है, ये मानते हैं कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मात्र शक्ति की थी। किसकी थी? शक्ति की थी। जिस तरीके से अब आज दुर्गा माता को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इनका कहना है कि उस तरीके से उस समय दुर्गा माता को शक्ति का प्रतीक मान के लोग पूजा करते रहेंगे, जिसकी आराधना प्राचीन काल से ईरान से लेकर इंडियन सागर तक के सारे देशों में होते थे। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति है ना, वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। जैसे है ना, इसमें कहा गया कि सृष्टि का उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा किया गया है। जितने भी जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, इन्हीं के द्वारा ये सब चीज़ बनाया गया है। ये साक्ष्य मान करके इनको पूजा किया जाता था, मातृ देवी का पूजा। इस समय मातृ देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। कैसा प्रचलन था? बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत और बलि देकर की जाती थी। इस समय मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर के अवशेष क्या हुए हैं? नहीं मिले हैं, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। शिव या परम पुरुष की उपासना किस तरीके से किया गया उसको देखिए। शिव या परम पुरुष का उपासना किस तरीके से किया गया, आइए उसको देखते हैं। उत्खनन में अनेक मौके को एक ऐसी मुद्रा मिली है उत्खनन में अर्नेस्ट मैके एक इतिहासकार हैं, उनको एक इतिहासकार नहीं है, पुरातत्वविद हैं, उनको एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सिंह है। सिर के पुरुष का चित्र बना हुआ है और उसके सिर के दोनों तरफ क्या है? सिंह है। इनके 3 मुख है। कितने मुख है? 3 मुख है। शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। इसके बाईं ओर जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी है। सामने हिरण बताया गया है। ध्यान मग्न योगी के सिर के ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिन्हें अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना। मतलब ये अंदाज किया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना। ये किस तरीके के एक आदमी है, शांत स्वभाव में बैठे हैं, उनमें सींग लगा हुआ है और उनके आसपास में क्या है? जानवर है। कौन कौन जानवर है? उनके 3 मुख हैं। उस पुरुष के चित्र जो बताया गया उसमें शांत और गंभीर मुद्रा में है। बाईं ओर जंगली भैंसा है और गेंडा है, दाईं ओर शेर और हाथी है और सामने कौन है? हिरण है। और कुछ 5 शब्द लिखे गए हैं जिसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है। ठीक है, आइए। वृक्ष और पशु पूजा भी किया करते थे। सैंधववासी लोग वृक्ष और पशु पूजा भी करते थे। आज भी हम लोग वृक्ष और पशु पूजा करते हैं, है ना। किस टाइप से देखिए, अनेक मोहरों में पीपल तथा अनेक उसकी पत्तियों के चित्र का अंकन मिला है, जिसमें ऐसा लगता है कि वह लोग वृक्ष पूजा के अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। वर्तमान में भी पीपल की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड और बैल जो है वो का चित्र अंकन किया गया है बहुत सारे मोहरों में। वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड को क्या कहा गया? नंदी कहा गया है। नंदी की पूजा पूरे भारतवर्ष में की जाती है, ये हम लोग जानते हैं। आइए अब लिंग पूजा के बारे में कि सैंधववासी क्या किसका पूजा करते थे? लिंग पूजा भी करते थे। उत्खनन में लिंग पूजा के प्रस्तर जैसे पत्थर के लिंग मिले हैं। इस अनुमान लगाया गया है कि लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा संस्कृति में था। इनमें से कुछ लिंगों के शीर्ष गोलाकृति के नोकदार, कुछ लिंग 1 या 2 इंच के तो कुछ 4 फीट के भी मिले हैं। अलग अलग साइज में लिंग मिला गया है। स्वास्तिक चिन्ह एवं क्रॉस तथा जो पिलस है वो हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह है। हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह का किसको माना गया? स्वास्तिक चिन्ह और क्रॉस को माना गया है, जो आज भी पवित्र माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आज भी स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था? किस तरीके से राजनीतिक जीवन था? आइए हम लोग उसको देखते हैं। राजनीतिक जीवन और राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कैसे थी, इसकी जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकार हंटर की मानता है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, राजतंत्रात्मक नहीं थी। लोकतंत्रात्मक कहने का मतलब कि लोगों के द्वारा अपने जो शासक है उसको चुनना। तो ये किसका मानना है? ये जो सैंधव सभ्यता में जो एक हंटर हैं इतिहासकार, उनका ये कहना है कि वहाँ जो जीवन शैली जो राजनीतिक व्यवस्था था वो कैसा था? लोकतंत्रात्मक था, न कि राजतंत्रात्मक था। आइए हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। इतिहासकार व्हीलर का मानना है, जो व्हीलर हैं सब लोग के बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे। व्हीलर का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित और धर्म गुरुओं के हाथों में था।
वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते थे और नगर निर्माण व भवन निर्माण को देख करके ऐसा लगता था कि वहाँ नगर पालिका रही होगी। कैसा रही होगी? नगर पालिका, जैसे आज कैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, इस तरीके से वो कहते थे कि, कौन कहते थे? व्हीलर कहते थे कि नगर पालिका का व्यवस्था रहा होगा, क्योंकि वो जो नगरीय व्यवस्था था प्रॉपर तरीके से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो कला का विकास था वो किस तरीके से था, आइए उसको देखते हैं। कला का विकास, उस समय कला कैसा था? मूर्ति कला था, धातु कला था, वस्त्र निर्माण कला था, चित्र कला था, पात्र निर्माण में बर्तन निर्माण कला जिसको कहते हैं, नृत्य और संगीत कला था, मुद्रा कला था, ताम्र निर्माण कला था, लेखन कला था। कहने का मतलब है कि अभी हम लोग जितने जो टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, सैंधववासी पूरे चौतरफा उनका डेवलप टाइप से था, विकास माने विकसित टाइप से वो जगह था। हर चीज़ में देखिए परिपूर्णता दिखता है। जब इतने सालों के बाद खुदाई हुआ, तब बहुत पहले अगर खुदा होता या पता चला होता तो बहुत सारे और भी जीवंत साक्ष्य हमारे सामने आता और हम इतिहास को और बेहतर तरीके से जान पाते। इसमें फर्स्ट है मूर्ति कला। उत्खनन में प्राप्त पत्थर की मूर्ति का किसका बनी हुई? कांसे की मूर्ति बनी हुई है। इसमें अंगों की झलक दिखाई देती है। अंगों की क्या दिखाई देती है? झलक दिखाई देती है। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। इस मूर्तियों में गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर और आकर्षक, और आंखें तिरछी पतली और गर्दन छोटी और पतली बनाई गई है। मतलब कहने का मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव एक जो नर्तकी का जो कांसा से मूर्ति बनाया गया है। ठीक है। धातु कला देखिए, धातु कला कैसा था? मतलब किस किस धातु का उपयोग उस समय लोग किया करते थे, किस किस धातु के बारे में लोगों को जानकारी था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। सोना, चांदी, तांबा, इन सब के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं, जो कि क्या आभूषण के रूप में मिले हैं। वस्त्र निर्माण कैसा? तो वस्त्र निर्माण में चरखा मिला है, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम वहाँ के लोग निपुण थे। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र, ये सारे वस्त्र मिले हैं। इसका कहने का मतलब हो गया कि ऋतु परिवर्तन के हिसाब से तो कपड़ा लोग पहनते ही पहनते थे। धनी व्यक्ति और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनके भी कपड़ा में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा? खासियत और विभिन्नता पाई गई रही होगी। ये सब हम लोग कला के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं, और ये कुछ मूर्तियाँ के बारे में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। आइए आगे देखते हैं। चित्रकला था कैसा था? चित्रकला किस तरीके का था चित्रकला? तो चित्रकला के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें मोहरों पर सांड के चित्र थे, भैंस के चित्र थे, वृक्ष के चित्र थे। इसका मतलब लोग कैसा थे? चित्रकला में क्या थे? निपुण थे, एक्सपर्ट थे। पात्र निर्माण कला कैसा था? बर्तन का कैसे बनाते थे? तो मिट्टी के पात्र बनाने में एक्सपर्ट थे। पानी भरने के लिए तरह तरह के घड़े का साक्ष्य मिला है। अनाज रखने के लिए छोटे से अनेक प्रकार के मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के खिलौने मिले हैं। इसका मतलब वो पात्र निर्माण में भी क्या थे? पात्र निर्माण में भी निपुण थे, एक्सपर्ट थे वो लोग। नृत्य तथा संगीत कला किस तरीके से था? इसका देखिए साक्ष्य इतिहासकारों ने भी इसका लिए पता कराया। नृत्यांगना की मूर्ति, नाचती हुई स्त्री का एक जो है उसकी मूर्ति मिली है, जिसके पात्रों पर तलवे और ढोलक के चित्र मिले हैं। किस पर मिले हैं? तलवे तथा जब बर्तन पे तलवा और ढोलक के चित्र मिला है। ठीक है। मुद्रा कला कैसा था? मुद्रा कला कैसा था? उत्खनन में विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं और हाथी के दांत, मिट्टी के 600 मुहरें मिली है। कितना मिली है? लगभग 600 मुहरें मिली है, जिन पर एक ओर पशुओं के चित्र और दूसरी ओर लेख मिला है। लेख जो पढ़ा हुआ नहीं गया है, लेकिन एक कुछ मैसेज लिखा हुआ है, वो ऐसे मिला है ना। ताम्र निर्माण कला कैसा है? देखिए ताम्र निर्माण कला कैसा है? उत्खनन में अनेक ताम्रपत्र मिले हैं जो वर्गाकार और आयताकार के हैं। इनमें पशुओं और मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशु और मनुष्य के चित्र मिले हैं। पशुओं में कौन कौन किस किस टाइप के पशु हैं? बैल है, भैंसा है, गेंडा है, सांड है, हाथी है, शेर है आदि। मनुष्य में क्या मिले हैं? आदि मनुष्य में योनि के चित्र मिले गए। किस में मिले हैं? मनुष्य के योनि के चित्र दिखाया गया। सैंधववासी में जो ताम्रपत्र मिले हैं उसके बारे में बताया गया है। लेखन कला किस तरीके से है? उत्खनन में कोई भी लिखित शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद है लिपि के बारे में। यह लिपि चित्रात्मक थी। लोग कह रहे हैं कि यह लिपि चित्रात्मक थी और बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों ओर लिखी जाती थी, ये चीज़ कहा गया है ना। जीवन निर्वाह के लिए और लोग क्या क्या करते थे? जीवन निर्वाह के लिए कृषि का काम करते थे, शिल्प कला उनके अंदर था, और व्यापार वगैरह ये सब काम को करते थे। अब गुजरात से बाजरे के दाने के साक्ष्य मिले हैं, चावल के दाने कम मिले हैं। बनावाली हरियाणा में उससे मिट्टी के हल्के खिलौने मिले हैं।
है ना। मिट्टी के हल्के क्या मिले हैं, खिलौने मिले हैं। कालीबंगा नाम में क्या मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत में हल के रेखाओं के जो द्वारा एक दूसरे पर समकोण काटता हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि एक साथ दो दो फसलें उगाई जाती थी। ये साक्ष्य मिला है कि एक साथ कितने फसलें, दो दो फसलें जो मिश्रित खेती इसका मतलब किया जाता था। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित थी जहाँ के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती रही होगी। जहाँ पर सिंचाई के लिए आवश्यकता, अब जो अर्धशुष्क एरिया होगा वहाँ पर सिंचाई क्या होगा, पानी नमी का कमी हो जाएगा किसी किसी सीजन में, वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था चाहिए ही चाहिए। हड़प्पावासी कपास का भी उपयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष मिले, सूती वस्त्र के कपड़ों का टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब विलासिता की खोज के बारे में देखिए, कैसा आराम का जिंदगी जीते थे वो। जो फ्यांस है वो घिसी हुई रेत है अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है कि छोटे पात संभवतः कीमती थे, है ना। क्या थे, कीमती थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। सुगंधित पदार्थों के रूप में बने लघु पात्र मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से क्या हुए, संचयों से प्राप्त हुए। मोहरों का आदान प्रदान किस तरीके था बिजनेस के बारे में वो देखिए। सिंधु सभ्यता में मोहरे ऊर, सुमेर, क्रीस, उम्मा, तेलुस्मार, बहरीन आदि से मिली है। मेसोपोटामिया की मोहरें मोहनजोदड़ो तथा फारस की मोहरें लोथल से मिली है। वस्तु का आदान प्रदान की पुष्टि करता है कि क्या करते थे, वस्तु का खरीद बिक्री को ऐसे बिजनेस के बारे के तौर पे ये बताया गया होगा। जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक व्यक्ति को बाघ से लड़ते हुए दिखाया गया है। किसे दिखाया, जॉन मार्शल को इस पर लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो किसे लड़ाई कर रहा है, बाघ से लड़ाई कर रहा है। जॉन मार्शल के अनुसार यह विचार बेबीलोनिया के महाकाव्य गिलगिमेश से लिया गया है। लोथल से प्राप्त गोरीबारा के अवशेष मोहर पर जहाज का चित्र दिया गया है और मिट्टी के जहाज का यह नमूना था। ये कहाँ से मिला है, मिट्टी के जहाज का नमूना लोथल से मिला। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। जो मृदभांड के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट टाइम मृदभांड कहने का मतलब मिट्टी का बर्तन, जो बर्तन उपयोग होता था वो, यहाँ के मृदभांड मुख्यतः गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी से बना था। किसे, गाढ़ा कलर का था, लाल था और चिकनी मिट्टी से बना हुआ था, जिन पर काले रंग का चित्रण है। लाल रंग का बना करके या काला कलर का क्या किया जाता था, उस पर चित्र बनाया जाता था। जो कैसा चित्र था, वो ज्यामिति चित्रण था, ज्योमेट्रिकल शेप में बनाया गया था उसका। लोथल से कैसा मृदभांड मिला है जिस पर चित्रित चित्र का समीकरण पंचतंत्र की कहानी चलाक लोमड़ी से किया गया है। ऐसा लग रहा है कि पंचतंत्र का जो कहानी है चलाक लोमड़ी, उस टाइप का उस पर चित्रण किया गया है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मानव और बच्चे का चित्र मिला है। डिजाइनदार मृदभांड मतलब काफ़ी बढ़िया वो जो मिट्टी का घड़ा है वो मिले हैं। उसमें अलग अलग रंगों का भी प्रयोग किया गया है। इसको सजावट के प्रयोग के लिए किया जाता है। इसको कैसा मृदभांड का उपयोग किया जाता है, जैसे आज के समय में भी हम लोग सजावट के लिए बहुत सारे बर्तन नुमा शेप का जो फ्लावर वैसे ये सब चीज़ का उपयोग करते हैं, उस तरीके का उस समय का अवशेष रहा होगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको रिवीजन करते चलिएगा आप लोग हर एक टॉपिक को। आइए हम लोग देखते हैं अब कलात्मक अवशेष कैसा रहा होगा। कलात्मक अवशेष है ना, हड़प्पा से प्राप्त काले पत्थर की जो निर्मित नर्तकी मिली है, जो समान तौर पर बताया जा रहा है कि कैसी मूर्ति हो, नटराज नृत्य की मुद्रा में मूर्ति है ये। हड़प्पा से प्राप्त कैसा मिला है, सिरविहीनी मानव की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिरविहीन मानव की मूर्ति मिली है, हड़प्पा से ही मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है सिरविहीन मानव की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की मूर्ति मिली है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि हड़प्पाई लिपि की विशेषता क्या क्या, हड़प्पाई लिपि की जो है विशेषता क्या है। तो हड़प्पाई लिपि कैसे लिखी गई, हड़प्पा लिपि लिखी गई दाईं से बाईं और बाईं से दाईं लिखी जाती थी। यह लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी। लिपि में 375 से 400 चिन्ह का ऐसा अनुमान लगाया गया है। इस लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया, और जिसको कोई समझ नहीं पाता वो कैसा लिपि होता है, रहस्यमयी लिपि हो जाता है। इसी के कारण हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इस हड़प्पा लिपि को क्या किया गया, आज तक विद्वान क्या किए हैं, अभी तक समझ नहीं पाए। इसको समझने के लिए आज भी क्या है, तैयारी जारी है। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प कला कैसा था, शिल्प कला किस प्रकार का था। तो शिल्प कला का अर्थ होता है, शिल्पकार का अर्थ होता है शिल्प से जुड़े कार्य करना, जैसे कि मनके बनाना, शंख की कटाई करना, है ना। उसके बाद देखिए धातु से जुड़े काम करना,
मुहरे बनाना, बाट बनाना जो तराजू तौलने उलने का काम आता है उसके बारे में है। अब चन्हू दर्रो एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन का काम करते थे, मतलब मुख्य रूप से जो शिल्प से जुड़ा हुआ जो स्थान था वो कैसा कौन सा स्थान था? चन्हू दर्रो स्थान था। चन्हू दर्रो में कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसका पता लगता है कि यह शिल्प उत्पाद का बहुत बड़ा पैमाने पर ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। ये हड़प्पाई मुहरे काफ़ी मात्रा में पाई गई है। कौन सा मुहरे? हड़प्पाई मुहरे। और हड़प्पाई लोग किसका उपयोग करते थे? कांसे का उपयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांसा, तांबा और टीन को मिला करके इसका एक मिश्र धातु बनाया जाता था। कांसा जो बनाया जाता है, कांसा वो किसका बनाया जाता है? तांबा और टीन को मिला करके बनाया जाता है। CU और SN को मिला करके बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कांसा बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। ठीक है, कांसा। चलिए आते अब पूछे थे कि हड़प्पा सभ्यता में मनके कैसे बनाए जाते हैं? मनके कैसे बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में? मनके कैसे बनता था? देखिए, मनके सेलखरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे। मनके करलियन नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके जैस्पर नामक पत्थर से भी बनाए जाते थे। मनके तांबे के भी बनाए जाते थे। मनके सोने के भी बनाए जाते थे। मनके कांसे के भी बनाए जाते थे। और इन मनकों का प्रयोग क्या किया जाता था? इस टाइप से मनका बना करके किस किस चीज़ों का बनाया गया? सेलखरी नामक के पत्थर का बनाया गया, करलियन नाम के पत्थर का बनाया गया, जैस्पर नाम के पत्थर का बनाया गया, तांबे का भी मनका बनाया गया, सोना का भी मनकर बनाया गया और कांसा का भी मनका बनाया गया। ठीक है, इन सब चीज़ का मनका बना करके और इन मनका को क्या किया जाता था? मालाओं में उपयोग किया जाता था तथा यह बहुत ही सुंदर होते थे। और मनके हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत मुख्य साक्ष्य है। बहुत मुख्य क्या है? साक्ष्य के रूप में क्या है? मनके। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इनके बारे में, एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। एलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, एलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल थे। एलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया। कब? 19वीं शताब्दी के आरंभ में, है ना। यह लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। मैं लिखा हुआ स्रोत, क्योंकि उसमें लिखा हुआ स्रोत ज़्यादा नहीं मिल रहा था। ये कैसा मिल रहा था स्रोत? चित्रात्मक स्रोत मिल रहा था। इसलिए ये इनका कनिंघम में ज़्यादा, कनिंघम को ज़्यादा वैसा मजा आता था जो लिखा हुआ कुछ साक्ष्य मिले उसमें वो ज़्यादा पसंद करते थे, रुचि रखते थे उसको जानने के लिए। अब कनिंघम का भ्रम क्या था वो देखिए। कनिंघम का क्या कन्फ्यूजन क्या हो गया इनके बारे में वो देखिए। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह कर लेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिली थी और कनिंघम तक पहुंची भी, कभी कभी मिली पहुंची कनिंघम के पास। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पा में पाई गई मुहर दी। एलेक्जेंडर कनिंघम को एक अंग्रेज अधिकारी ने जब हड़प्पाई मुहर दिखाई तो कनिंघम यह नहीं समझ पाए कि वह मुहरें कितनी पुरानी थी। ये कनिंघम को समझ में नहीं आया। कनिंघम ने उस मुहर को उस कालखंड से जोड़कर बताया जिसके बारे में उन्हें जानकारी थी। वे उसके महत्व को नहीं समझ पाए और मुहरें की कितनी जो मुहरें हैं वो कितनी प्राचीन हैं। कनिंघम ने यह सोचा कि यह मुहरें भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों से संबंधित है, जबकि यह मुहर गंगा घाटी के शहरों से भी क्या थी? उससे भी पहले की थी। ये जो मिला था वो कहाँ मिला था? गंगा किनारे नहीं मिला था, सिंधु नदी के किनारे मिला था। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था वो देखिए। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था तो कुछ लोग अनुमानतः इस चीज़ को बताते हैं। अभी तक इसका जो है सटीक है वो जानकारी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हो गया होगा, कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक आपदा आ गया होगा, कुछ लोग कहते हैं भूकंप आ गया होगा, कुछ लोग कहते हैं अकाल आ गया होगा, कुछ लोग कहते हैं महामारी आ गया होगा, कुछ लोग कहते हैं बाहरी जो है आर्य जाति के लोग उनका आक्रमण हो गया होगा, कुछ लोग का जो वनों के कटाई होने से ये जो सभ्यता है वो नष्ट हो गया, कुछ लोग कहते हैं नदियाँ सूख गई होगी, कुछ कहते हैं नदियों का मार्ग बदल गया होगा, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आ गया इसके चलते हो गया, जैसे दामोदर कोसी महानदी सब नदी का बाढ़ प्रसिद्ध नदी थी, है ना। अब उसमें एक और बात कहा गया है, कुछ बात को देखिए। पिंगट एवं व्हीलर आर्य जाति के आक्रमक, जो पिंगट है और व्हीलर है आर्य जाति के जो आक्रमक है, जो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद में आर्यों द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख मिला है। किसका उल्लेख मिला है?
हर्यूसियों को नष्ट करने का उल्लेख मिला है, तो उन लोग का कहना है कि शायद उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया है, नष्ट किया गया है। वैदिक साहित्य में हड़प्पा को जो यूरेशिया लिखना चाहिए था, यूरेशिया कहा जाता है, हर्यूसिया कहा जाता है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एसा राव, इनके अनुसार नदियों में आने वाले बाढ़ का क्या किया, निर्मला है कि ये सब नदियों में बाढ़ की वजह से हड़प्पा शब्द क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आइए हम लोग एक जो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में इस चैप्टर का पूरी तरीके से क्या करते हैं, एक समरी के रूप में इस चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक समरी के रूप में अच्छे से हम लोग समझते हैं। इसमें देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, ठीक है, स्थल कौन कौन सा है, उसके बाद उसका वहाँ पर उत्खननकर्ता किनसे संबंधित है, ये कब किया गया है देखते हैं। उसके बाद जो है नदी है, जो नदी है वो कौन सा नदी है, वो नदी का जो वो नदी है वो कहाँ पे है, किस देश में पड़ता है, या कि भारत है तो किस राज्य में पड़ता है ना, किस राज्य में पड़ता है वो देखना है। उसके बाद वहाँ पर किस किस टाइप के जो है साक्ष्य मिले हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जो हड़प्पा है उसके जो उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है ना। यहाँ ये 1921 में किया गया, और ये किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। ये मोंटगोमरी कौन सा जगह, मोंटगोमरी जो पाकिस्तान में है वहाँ पे किया गया है। यहाँ से मिला है एक सींग वाला पशु मिला है, एक सींग वाला पशु। तांबे की इक्का गाड़ी मिला है, इक्का गाड़ी कहने का मतलब जिस गाड़ी को हाथ से खींच के चलाते हैं वो इक्का गाड़ी कहलाता है। अन्नागार मिला है, और शंख का क्या मिला है, बैल मिला है, शंख का बैल मिला है। दूसरा जो है मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे, जो कौन है, राखल दास बनर्जी, इसके उत्खननकर्ता का श्रेय दिया जाता है। ये 1922 में हुआ, मतलब ये कब हुआ, 1922 में हुआ। और ये सिंधु नदी के किनारे हैं, किसके नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे है। और ये लरकाना जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे है। और ये 3 मुख वाले देवता है, किस 3 मुख वाले देवता के मिलता है, जो पशुपतिनाथ के बारे में जो बताया गया उसके बारे में। और यहाँ पर नर्तकी का साक्ष्य मिलता है, अन्नागार का साक्ष्य मिलता है, स्नानागार का साक्ष्य मिलता है, और सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है चन्हू दरो जगह का नाम क्या है, नेक्स्ट जगह का नाम है, क्या चीज़ है, नेक्स्ट जगह का नाम है चन्हू दरो। ठीक है, चन्हू दरो का जो साक्ष्य है वो कैसा है उसके बारे में देखते हैं। चन्हू दरो का जो श्रेय दिया जाता है उत्खनन करता है कौन सा है, NG मजूमदार है, जो 1931 में है। और ये सिंधु नदी के किनारे, किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे है। जो सिंध नदी है, जो सिंध नाम का जगह है, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पर मनके का कारखाना मिला है, कांसे की क्या मिला है, कांसे की खिलौना मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा जो स्थल है वो क्या है, अमलानंद घोष ये उत्खनन करता थे यहाँ के, इनकी अध्यक्षता में उत्खनन किया गया। और ये 1951 में हुआ। ये घग्घर नदी के किनारे है, और ये कहाँ है, श्रीगंगानगर है जो कि राजस्थान में है। और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, नक्काशीदार ईंट मिले हैं, अग्नि वेदिका मिला है जिसको हवन कुंड कहते हैं, पक्की मिट्टी का हल मिला है, पकी हुई मिट्टी का हल मिला है। आइए नेक्स्ट देते हैं कोट दीजी ये जो साक्ष्य है इसके उत्खननकर्ता कौन है, फजल अहमद है। कौन है, फजल अहमद है। ये कब मिला, 1953 में इन्होंने इसका उत्खनन किया। ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और ये कहाँ पे है, खैरपुर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। यहाँ पत्ती के आकार के वानाग्र मिले हैं, गर्तावास मिला है, गहनों का जखीरा मिला है, गहनों का क्या मिला है, जखीरा मिला है। दूसरा हो गया रंगपुर। ये रंगपुर क्या होगा, रंगनाथ राव उत्खनन करता है यहाँ के। ये 1953 से 54 तक उत्खनन का काम हुआ है यहाँ से। ये किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे है। जो काठियावाड़ कहाँ है, गुजरात में स्थित है, वहाँ पे है। और ये धान की भूसी है, गेहूं की खेती है, और क्या है, घोड़े की मिली है, मृण्य मूर्ति मिली है, घोड़े की मृण्य मूर्ति मिली। ठीक है, रोपर जगह है, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया। 1953 से 56 तक इसका जो है उत्खनन का काम किया गया। ये सतलज नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। ये रोपर जो नदी है, इस रोपर जगह पे पड़ा, जो कहाँ पे है, पंजाब में है। कहाँ पे है, पंजाब में है। और ये मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, रोपर में मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट है लोथल का जो ये उत्खनन करता है वो कौन है, रंगनाथ राव है। ये 1953 में हुआ है। और ये भोगवा नदी के किनारे हैं। क्या, किस नदी किनारे हैं, भोगवा नदी के किनारे हैं। ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ बंदरगाह मिला है, हाथी के दांत का पैमाना मिला है, युग्म समाधान मिला है, मतलब 2 पुरुष महिला दोनों का जो समाधान मिला है, चावल के साक्ष्य मिला है, और खिलौना का साक्ष्य मिला है।
उसके बाद क्या है, बनावली है, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट मिले हैं। इसके जो अध्यक्ष उत्खनन करता है वो कौन है, रविंद्र सिंह बिष्ट हैं, और ये 1973 में किए हैं। और ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे किया गया। और ये कहाँ, हिसार है, और हिसार अभी कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, हल की आकृति का खिलौना मिला है, मछली पकड़ने वाली बंसी, सब चीज़ों का साक्ष्य मिला है। तो हम लोगों ने एक एक करके जो प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए, उसमें अनेक तरह के सभ्यता के बारे में पढ़े, ईंट मन के, और जो इसके जो चैप्टर के बारे में जो आपको बताया गया था उसके सारे की चीज़ों को हमने कोशिश किया कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी दें। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स को बनाइएगा बढ़िया से, आपको पूरा के पूरा चीज़ याद हो जाएगा। आपके आगे के भी जीवन में इतिहास का जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर से बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए और बोर्ड में आप लोग कमाल करिए। हम लोग क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, और हमारे साथ बोर्ड में जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। 12+2 में आर्ट्स के लिए हम जितना पढ़ा देंगे बहुत सफिशियंट होगा, और आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ आर्ट्स में कितना ज़्यादा नॉलेज है। आने वाला समय में भी आप कंपटीशन में आपको दोबारा से जिस आर्ट्स के पेपर को पढ़ लेंगे ना वन डे एग्जामिनेशन में, शायद आपको प्रैक्टिस सेट और रिवीजन का जरूरी पड़ जाएगा, उससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही जुड़े रहिए, दोस्तों को भी जुड़ाइए, और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग अधिक से अधिक और ज़्यादा आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से काम करें। हम लोग को भी काम करने में बहुत मज़ा आए। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट सब्जेक्ट। बहुत जल्दी आपको ज्योग्राफी का मिलने वाला है, पॉलिटी का मिलने वाला है, होम साइंस का मिलने वाला है, इकोनॉमिक्स का मिलने वाला है। ये सारा के सारा चीज़ आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है और मन लगा करके आप लोग पढ़ते रहिए।